जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड 7 जून के बारे में देख लेते हैं कि 7 जून को क्या है कुछ खास। फ्रेंड 7 जून यानी कि आज के दिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जून को किस दिवस के रूप में हम जानते हैं? तो 7 जून को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो ये तो हमने देख लिया कि 7 जून को क्या है कुछ खास। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्लास 6 to 10 कंप्लीट कर लिया है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जिस भी कॉन्सेप्ट ने आपको जो भी डाउट है वहाँ से देख करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है फ्रेंड्स, हम करेंगे क्लास 11th में, और क्लास 11th में चैप्टर 6 यानी कि अध्याय 6, जिसमें हम देखेंगे संचार माध्यम और संचार कौशल। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी, और क्वेश्चन आंसर रिलेटेड था फैब्रिक अराउंड अस। जो हम फैब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी। वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप जा कर के वहाँ से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी क्लास, देख करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट फैब्रिक अराउंड अस से आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, संचार माध्यम और संचार कौशल। इसमें हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे संचार और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। संचार क्या, उसके बारे में, संचार माध्यम एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये सारी ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संचार और संचार प्रौद्योगिकी क्या है? तो संचार यानी जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो संचार मानव जीवन के लिए आधारभूत एवं आवश्यक है। यह पृथ्वी पर प्रारंभ से ही विद्यमान है। वर्तमान समय में प्रतिदिन नई संचार विधियों तथा उपकरण का विकास हो रहा है, जिनमें से कुछ अपनी गुणवत्ता और कुछ उपयोगिता के कारण लोकप्रिय हो गए हैं तथा लंबे समय से अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं अथवा संदेशों व विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संचार यानी कि कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर किसी ने आपसे संचार की परिभाषा पूछ ली कि आप संचार को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है। क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं अथवा संदेशों व विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? संचार। इट मीन्स कम्युनिकेशन कहलाता है। आई होप संचार से आप बहुत ही अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे। संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का पर्याय है। इसका अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का पर्याय है, जो लैटिन शब्द कम्युनिस, कहाँ से? लैटिन शब्द कम्युनिस से लिया गया है। इसका अर्थ है सर्वमान्य, अतः संचार न केवल विचारों, मतों को व्यय करने या ज्ञान और सूचना देने से संबंधित है, बल्कि इसमें विषय को बिल्कुल उसी अर्थ में समझा भी जाता है जो संप्रेषक यानी कि जो कम्युनिकेटर और ग्राही यानी कि रिसीवर के लिए समान हो। व्यक्तियों के बीच संदेश के माध्यम से संपूर्ण जानकारी पहुंचाने का प्रयास ही प्रभावी संचार कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे स्कूल, समुदाय आदि में व्याप्त है।
कहीं पे भी कोई भी जगह हो, हर जगह कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए क्या है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया हो, चाहे व्यापार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, या चाहे कहीं पे भी हैं आप, हर जगह हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार तो करते ही करते हैं। अपने संचार के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते, इसीलिए यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो संचार से आप अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे। अब देखते हैं संचार के तत्व। तो संचार प्रक्रिया में 3 मूल तत्व हैं। कौन से? पहला है संदेश, जिसको हम मैसेज जानते हैं। दूसरा है प्रेषक, जिसको सेंडर यानी कि जो भेजता है। और तीसरा है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, यानी कि जिसको जो मैसेज देता है और जो भेजता है सेंडर, और जो उसको प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं रिसीवर। तो संदेश क्या है? मैसेज एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई भी लिखित या मौखिक सूचना अथवा जानकारी प्रदान किया जाना ही क्या कहलाता है? संदेश कहलाता है। प्रेषक यानी कि सेंडर क्या होता है? संदेश भेजने वाला प्रेषक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मैसेज और सेंडर में डिफरेंस क्या है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई भी लिखित या मौखिक सूचना अथवा जानकारी प्रदान करना, जानकारी के बारे में बताना, वही क्या है? हमारा मैसेज है। बट प्रेषक क्या है? संदेश भेजने वाला ही प्रेषक यानी कि सेंडर कहलाता है। कई बार हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेश और प्रेषक में, तो इन दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। प्राप्तकर्ता, संदेश को प्राप्त करने वाला ही प्राप्तकर्ता कहलाता है, यानी कि जिसके पास मैसेज भेजा गया है उसी को हम क्या बोलते हैं? जिसके पास मैसेज भेजा गया है वही क्या है? रिसीवर है, यानी कि उसने मैसेज को प्राप्त किया है। तो ये देख लिए हमने संचार के तत्व। संचार के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। कौन कौन से? एक है संदेश यानी कि मैसेज, दूसरा है प्रेषक यानी कि जो सेंडर है, तीसरा है प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर। तो ये 3 तत्व से आप अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं संचार का वर्गीकरण। तो संचार का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1, पारंपरिक क्रिया के आधार पर। नंबर 2, संचार के स्तरों के आधार पर। नंबर 3, संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर। और नंबर 4 है एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर। अर्थात इन सभी के द्वारा संचार का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब सबको एक एक करके देख लेते हैं। पारस्परिक क्रिया के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है? तो इसमें भी है नंबर 1, एक तरफा संचार यानी कि वन वे कम्युनिकेशन। इस संचार प्रक्रिया में ग्राही सूचना प्राप्त तो करता है, पर वह प्रेषक को तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, इसलिए यह संचार एक तरफा संचार कहलाता है। जैसे भाषण, व्याख्यान, प्रवचन, रेडियो या म्यूजिक सिस्टम पर संगीत सुनना, इंटरनेट का उपयोग करना इत्यादि। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरफा संचार यानी कि वन वे कम्युनिकेशन की लिस्ट में आता है। दूसरा है दो तरफा संचार यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन। यह संचार प्रक्रिया 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, इसलिए यह 2 तरफा संचार कहलाता है। इसमें संप्रेषण करने वाले सभी पक्ष मतों, विचारों, सूचना आदि का आदान प्रदान शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से करते हैं। मोबाइल फोन पर बात करना, भविष्य की योजनाओं के लिए माँ से विचार विमर्श करना, इंटरनेट का प्रयोग करके चैटिंग करना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन है। फिर हम देखते हैं जो हमारा दूसरा वर्गीकरण किया गया है क्या? संचार के स्तरों के आधार पर। ये तो हमने देखा पारंपरिक क्रिया के आधार पर कितना है? 2, एक 1 वे कम्युनिकेशन और दूसरा 2 वे कम्युनिकेशन। अब संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण देख लेते तो इसमें भी आ जाएगा नंबर 1, अंतरा व्यक्तित्व संचार यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन यह स्वयं से संवाद करने से संबंधित है। यह संचार अवलोकन करने, विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष पर पहुंचने की एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के वर्तमान, भूत और भविष्य व्यवहार तथा जीवन के संदर्भ में अर्थपूर्ण हो सकता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंदर चलती रहती है। उदाहरण स्वरूप किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले उसका मानसिक
पूर्वाभ्यास करना। पूर्वाभ्यास का मतलब जब भी आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं पे भी आपको इंटरव्यू देना, उसके पहले हम घर में प्रैक्टिस करते हैं ना, खुद से ही बात करते हैं कि हाँ हम इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे तो इस तरीके से बोलेंगे, ये हमारा जो हमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो उसके लिए सही होगा। तो ये हमारा क्या है, मतलब स्वयं से ही स्वयं का मूल्यांकन करना, वही हमारा क्या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि स्वयं से ही हम बातें करते हैं। दूसरा है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अंतर व्यक्तित्व संचार। तो ये क्या है, दो या उससे अधिक लोगों के बीच आमने सामने होने की स्थिति में विचारों और मतों की साझेदारी को अंतर व्यक्तित्व संचार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर व्यक्तित्व संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, तो दो या उससे अधिक लोगों के बीच आमने सामने होने की स्थिति में विचारों और मतों की साझेदारी को अंतर व्यक्तित्व यानी कि आदान प्रदान, सामने सामने बैठ के आदान प्रदान अपने विचारों को करना ही संचार कहा जाता है। यह औपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों माध्यम से पूरा हो सकता है। इस संचार में शारीरिक संचालन, मुख मुद्राएं, हाव भाव, भंगिमाएं, लिखित पाठ एवं शब्द और ध्वनि इत्यादि मौखिक प्रक्रियाओं तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ाई के समय या प्रयोग करने के समय आने वाली समस्याओं के बारे में मित्र से बात करना अथवा किसी परिसंवाद में भागीदारी करना जिसके बाद प्रश्नोत्तर का सत्र रखा गया हो। अंतर व्यक्तित्व संचार सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसके दो मूल कारण होते हैं। जो हमारा अंतर व्यक्तित्व संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये अधिक प्रभावी क्यों होता है, क्योंकि इसके दो कारण होते हैं। तो देख लेते हैं, पहला कारण है, पहला और दूसरा तो देखते हैं। पहला, इसमें ग्राही और संचारक के बीच हमेशा निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता। ध्यान दीजिएगा, अंतर व्यक्तित्व संचार सबसे अधिक प्रभावशाली क्यों है, क्योंकि इसके दो मूल कारण हैं। दो मूल कारण में फर्स्ट देख लेंगे। पहला, इसमें ग्राही और संचार के बीच हमेशा निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है और ग्राही को किसी प्रास्ताविक विचार या अभिमत को स्वीकार करने के लिए मनाया या तैयार करना सरल हो जाता है। ग्राही से आपको समझ में आया, जो ग्रहण करता है, जो रिसीवर होता है, उसी को हम ग्राही अथवा प्राप्तकर्ता बोलते हैं। दूसरा जो मूल कारण है, तो प्रास्ताविक, ध्यान दीजिएगा, प्रास्ताविक अभिमत के विषय में ग्राही की प्रत्यक्ष अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के रूप में तीव्र प्रतिपुष्टि, फीडबैक संभव हो सकती है। तीसरा है समूह संचार। हमने दो तरह के संचार देख लिए। कैसा, पहला देख लिया हमने इंट्रापर्सनल यानी कि अंतरा व्यक्तित्व संचार। दूसरा देखा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अंतर व्यक्तित्व संचार। अंतर व्यक्तित्व संचार क्या होता है, जब यह दो या दो से अधिक लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान अंतर व्यक्तित्व होता है। और अंतरा व्यक्तित्व यानी कि जो अपने मन से ही यानी कि स्वयं से जो हम संवाद करते हैं वो हमारा अंतरा व्यक्तित्व। अंतरा व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व में आप डिफरेंस समझिएगा। तीसरा है समूह संचार, इट मीन्स ग्रुप कम्युनिकेशन। इस संचार प्रक्रिया में दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। यह संचार एक दूसरे के विषय में जानने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसमें किसी समस्या के समाधान की इच्छा की जाती है। अतः लक्ष्य प्राप्ति समूह संचार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह किसी सभा में व्यक्ति के प्रभाव में वृद्धि करता है, जिस कारण समूह में उसका स्थान मजबूत अर्थात सुदृढ़ होता है। इस संचार के माध्यम से मनोविनोद यानी कि रिक्रिएशन करने, तनाव मुक्त रहने तथा सामाजिकरण के प्रेरणा से सहायता मिलती है। समूह संचार में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रवों यानी कि ऑडियो विजुअल का प्रयोग किया जाता है। चौथा है जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन और विश्लेषण से है जो एक साथ अत्यधिक जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। जनसंचार को किसी भी यांत्रिक युक्ति यानी कि मैकेनिकल डिवाइस की सहायता से संदेशों को बहुगुणित मल्टीप्लाइंग मैसेज करते जाने की प्रक्रिया एवं उन्हें जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। जनसंचार के साधन और माध्यम हैं उपग्रह संचार, टीवी, रेडियो, अखबार और पत्रिकाएं इत्यादि। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारा मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार
के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है हमारा अंतरा संस्था संचार। ध्यान दीजिएगा, पांचवा कौन सा संचार है? अंतरा संस्था संचार, यानी कि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अंतरा संस्था संचार को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये क्या है देख लेते हैं। तो संस्थागत संचार व्यवस्थित संगठनों में होता है। जब लोग एक साथ किसी संस्था या संगठन में काम करते हैं तो संस्था भी संबंध स्थापित करती है तथा इन संबंधों का निर्वहन करती है। यह अपने परिवेश में तथा विभागों या अनुभागों के बीच संचार में भिन्न भिन्न प्रकारों का उपयोग करती है। प्रत्येक संस्था में पदों के अलग अलग स्तर या पदानुक्रम होते हैं जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार की संस्थाओं में सूचना का प्रवाह सामान्य स्तर पर दो तरफा होता है तथा विभिन्न स्तरों के बीच एक तरफा होता है। तो ये हमने देख लिया इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब छठा है अंतर संस्था संचार, यानी कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसका अर्थ किसी एक संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के साथ आपसी सहयोग एवं समन्वय से काम करने के उद्देश्य की दृष्टि से विकसित संचार प्रणाली से है। उदाहरण के लिए देश के विकासात्मक कार्यकलापों में तकनीकी और वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा दी जाती है, जबकि प्रशासनिक सहायता केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये तो हमने देख लिया क्या संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। कितने वर्गीकरण हमने देखे फ्रेंड्स? तो इसमें हमने देखे टोटल 6। कौन कौन से? अंतरा व्यक्तित्व संचार, अंतर व्यक्तित्व संचार। तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा हमने देखा समूह संचार। चौथा देखा हमने क्या? जन संचार। पांचवा देखा अंतरा संस्था संचार और छठा देखा अंतर संस्था संचार। आई होप ये सारे ही आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो हमने किसके स्तरों पर वर्गीकरण देखा संचार का? तो ये हमने देखा फ्रेंड्स संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण देखा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत सरकार। तो भारत सरकार में ये देखिए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय में उदाहरण कौन कौन से मंत्रालय आ जाएंगे भारत सरकार के? शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। इनमें राज्य सरकारें, उनके संबद्ध विभाग और अभिकरण शामिल है। तो ये सारे जितने भी मंत्रालय आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं कौन सी? विश्व बैंक, यूनिसेफ, USAID, UNDP, फोर्ड फाउंडेशन, ऑक्सफैम। इनमें विभिन्न अन्य भारतीय गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कौन कौन आते हैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अंतर्गत, ये आपने देख लिया। और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय आते हैं, तो ये इन दोनों का आपने अच्छे से देख लिया। तो ये हो गया हमारा विभिन्न संस्थाओं के बीच संचार प्रणाली देख लिया आपने। अब हमारा देखते हैं संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले हम संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे थे ना, बट अभी हम देखेंगे संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार है। पहला है शाब्दिक या मौखिक संचार, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। दो या दो से अधिक लोगों के मध्य संचार के लिए मौखिक रूप से बोले गए शब्दों और वाक्यों के उच्चारण को शाब्दिक या मौखिक संचार कहते हैं। श्रवण साधन या मौखिक माध्यम जैसे बोलना, गाना आदि मौखिक संचार के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। एक शोध यानी कि रिसर्च के अनुसार सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग 70% समय सुनने, बोलने तथा जोर से पढ़ने में बिताते हैं। रिसर्च के अनुसार क्या पता लगा है? तो लोगों में 70% करीब जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने जीवन का 70% समय सुनने, बोलने तथा जोर से पढ़ने में बिता देते हैं। दूसरा है गैर शाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं। वह संचार जो शब्दों के प्रयोग के बिना संकेतों के द्वारा किया जाता है, गैर शाब्दिक संचार कहलाता है। अर्थात इसमें बोलने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए तो नाम भी देखो गैर शाब्दिक, यानी कि शब्दों का प्रयोग नहीं होना,
इसीलिए इसका नाम से ही आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, शाब्दिक या मौखिक संचार और गैर शाब्दिक संचार के अंतर्गत। तो गैर शाब्दिक संचार क्या है? वह संचार जो शब्दों के प्रयोग के बिना संकेतों द्वारा किए जाते हैं, गैर शाब्दिक संचार कहलाते हैं। संचार के गैर शाब्दिक साधन में हाव भाव, मुख मुद्राएं, स्वभाव, भंगिमाएं, नेत्र संपर्क, स्पर्श, पराभाषा, लिखाई, पहनावा, केश सज्जा आदि आते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे गैर शाब्दिक संचार हैं उनके अंतर्गत क्या आते हैं? तो फ्रेंड्स, इनके अंतर्गत शाब्दिक साधन में हाव भाव, भाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या अपने इमोशंस ही दिखाएंगे, अपने हाव भाव ही दिखाएंगे। मुख मुद्राएं बनाएंगे, स्वभाव उनका है, भंगिमाएं, नेत्र संपर्क, स्पर्श, पराभाषा, लिखाई, पराभाषा मतलब दूसरे के माध्यम से अपनी बातें समझाना, तो पराभाषा हो गया। लिखाई, पहनावा, के सज्जा आदि आते हैं। साथ ही वास्तुकला, प्रतीकों और संकेतों की भाषा, जैसे जनजातीय लोगों द्वारा किए जाने वाला धूम्र संकेत इत्यादि आते हैं। तो ये हमने देख लिया। क्या पहला तो देखा हमने शाब्दिक या मौखिक संचार, जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने देखा गैर शाब्दिक संचार अर्थात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चौथा देख लेते, एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा क्या था? संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण। चौथा क्या है? एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण हुआ है। तो इसके बारे में हम करेंगे फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे आपको क्लास बोरिंग ना लगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेजेबल क्लास थी। आई होप जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, जितने भी पॉइंट्स कवर किए, वो सारे ही आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।